नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे एस्टीम्ड गेस्ट हैं विनोद कुमार शुक्ला सर। और विनोद कुमार शुक्ला सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर कंसल्टिंग एडिटर न्यू इंडिया समाचार के हैं वो। और आज मैंने उनको बुलाया है क्योंकि हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे बात करना चाहते थे। नो एंट्री इन महाराष्ट्र फॉर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन वायनाड में उनकी जो एंट्री हुई है उसके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नंदिता जी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई है। रिजल्ट कब आउट होंगे वो भी डिक्लेयर हो गया, 20 नवंबर एंड 23 नवंबर का। राहुल गांधी इस समय महाराष्ट्र में उनके लिए शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। नो एंट्री का बोर्ड लगा है क्यों? क्या ये हरियाणा इफेक्ट है? उनका जो डिबैकल हुआ है हरियाणा में, और जिस तरीके से वो अपने टी शर्ट ऊपर करके और माचो मैन की तरह अपने को पोर्ट्रे करते थे और मोदी जी को गालियां देते थे, और उनकी क्या हालत हुई है उसके बाद में, क्या ये वो इफेक्ट है जो धराशायी हो गई है उनकी इमेज? देखिए नंदिता जी, इसको ऐसे समझिए कि राहुल गांधी किस मोमेंट पर चुनाव प्रचार के या चुनाव प्रक्रिया के किस मोमेंट पर आपको एम्बैरस कर दें, सेल्फ गोल कर लें, इसको कोई नहीं जानता है। तो अभी कम से कम शरद पवार और उद्धव के लिए महाराष्ट्र का, हालांकि ऐसे तो कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी कोशिश किए हुए हैं, जो जो उनके हिसाब से संभव है। चाहे वो ब्लैकमेलिंग कर सकते हो, चाहे थ्रेट कर सकते हो, चाहे दबाव डाल सकते हो, वो सब कर रहे हैं। जी। लेकिन शरद पवार के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि शरद पवार अपनी उम्र के मतलब ईश्वर उनको और जितनी लंबी उम्र दें, सबके लिए खुशी होगी। लेकिन वो उम्र के आखिरी पड़ाव में है, मतलब उन्होंने अपनी राजनीतिक जो है पारी वो जी ली अच्छे से, जो भी कर सकते थे। लेकिन अब अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं, तो उस बेटी को स्थापित करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में अगर राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट भांजी मारेगा, कोट एंड कोट, वो भांजी वहां के मुंबई के हिसाब से अगर कोई भांजी मारेगा, तो वो निश्चित तौर पर उसको चाहेंगे कि वो महाराष्ट्र में ना नजर आए। अब वो कैसे हो सकता है, मैं उदाहरण के द्वारा आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हरियाणा चुनाव में एक तो जब घोषित हुआ, घोषित होने के बाद एक आध कार्यक्रम उन्होंने किया था हरियाणा में, उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे। उनको लगा था अमेरिका जाएंगे और वहां पर बैठ के कुछ अमेरिकी जो एंटी इंडियन लोग हैं उनके सामने बैठ के ज्ञान देंगे, और उसके बाद भारत का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको ग्रैब करेगा और हम हरियाणा का चुनाव जीत जाएंगे, जो प्रक्रिया उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि वन ऑफ द रीजन है, मतलब ऐसा नहीं कि यही अकेला रीजन था। चुनाव के 2 दिन 3 दिन पहले राहुल गांधी ये बोलते हैं कि राम मंदिर का जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, वो नाच गाना का इवेंट था। अब आप ये सोचिए कि इस एक तो पूरे समारोह में जो कार्यक्रम हुआ था फरवरी में, तो आप उस कार्यक्रम में उपस्थित आए नहीं, सारे आमंत्रण के बावजूद आप आए नहीं। जब आप आए नहीं, तो आपको उस वहां शामिल भी नहीं हुए, और अब आप ये कह रहे हो कि हम ये जो पूरा लगातार आप राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हो। अब आप ये बोल रहे हो कि वो नाच गाने का इवेंट था, उसमें नाम लेते हो। आप जिन लोगों का नाम लेते हो, वो लोग किसी जमाने में आपके पिता के मित्र रहे हैं, मतलब कम से कम पिता तुल्य तो ही हैं। अगर मेरे पिता की उम्र का कोई व्यक्ति है तो मैं सम्मान की दृष्टि से देखूंगा ही। आप उसका नाम थर्ड पर्सन में लेते हो, आप उसका नाम ऐसा लेते हो जैसे ही इज नोबडी। और ऐसा नहीं है कि वो कोई इस तरह का इतना हल्का आदमी है, अपने अपने क्षेत्र में, अपने उसमें वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस सब को देखते हुए इसका नुकसान हरियाणा वाला वो हुआ है उनको, मतलब राम मंदिर वाले मामले पर हरियाणा में नुकसान हुआ है। इन्हीं सब के डर से मुझे लगता है कि बड़ा कारण है ये कि नहीं चाहते हैं, चाहे उद्धव, इसलिए कि उद्धव को भी बोलना पड़ेगा। जैसे वो राम मंदिर के बारे में बोलेंगे, जैसे वो
सावरकर जी के बारे में बोलेंगे, जैसे ही वो शिवाजी के बारे में कुछ विवादित बात करेंगे, तो ये ठाकरेस की मजबूरी हो जाएगी, शिवसेना की मजबूरी हो जाएगी। और दूसरा वाला जो है वो एकनाथ शिंदे जो है, उनकी वाली शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है, वो राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देगी, और तब ना डिफेंड कर पाएंगे ठाकरे साहब, और ना डिफेंड कर पाएंगे पवार साहब। मुझे मोटा मोटी ये कारण लगता है, जब चाहते हैं ये लोग कि ये ना आए, इनकी जगह कोई और लोग प्रचार करते रहें, तो वो चलता रहे। जी। सर, ये जो नाम लेते हैं अमिताभ बच्चन का, ऐश्वर्या राय का, अमिताभ बच्चन का, अभी आपने जैसे बोला कि पिता तुल्य हैं, मेरे ख्याल से जब इनकी मदर की और इनके फादर की जब शादी हो रही थी, तो उस समय अमिताभ बच्चन के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपना घर एज अ मायका उनकी सोनिया गांधी को दिया था। तो ये इंसान, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा भी एहसान फरामोश, कम से कम मदर को समझाना चाहिए। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को समझाना चाहिए कि इस तरीके की बातें नहीं करो। सेकेंडली, ऐश्वर्या राय का जो नाम ये लेते हैं, बहुत डेरोगेटरी तरीके से लेते हैं। वहां पे नाच हुआ, गाना हुआ। कभी कभी मुझे लगता है कि ऐश्वर्या राय को एक इनके ऊपर केस ठोक देना चाहिए अच्छे तरीके से। इतना डिग्रेड करना, नाच गाना, मतलब वो एक प्रोफेशन में है। उस प्रोफेशन की डिमांड है कि आप नाचो भी, आप गाओ भी, आप एक्टिंग भी करो। तो उसको डिग्रेड करते हैं ये। देखिए, दो चीज है। एक तो ये कि इनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इनको लगता है कि इनसे ज्यादा महान या इनसे ज्यादा इज्जतदार, और इस पूरी ये जो पूरा देश है ना, ये इनके बाप दादाओं की जागीर है। एक तो ये भावना है, तो इसलिए वो किसी के बारे में कुछ भी बोले, उनको बोलने का में वो नहीं अधिकार है। होता है। हाँ, तो उनको बोलने का अधिकार है, और बोलने में झिझक नहीं होती है, इसलिए कि वो दिमाग में भरा हुआ है। दूसरा ये कि चाहे वो गांधी मतलब चाहे वो बच्चन परिवार हो। अब बच्चन परिवार के बारे में मेरा इस पे थोड़ा सा वो है, मुझे ये लगता है कि ये जो राहुल गांधी बच्चन परिवार के बारे में बोलता है, और सोनिया गांधी को रोकना चाहिए, वो मुझे उसका उल्टा लगता है। मतलब मेरा अपना मानना ये है कि ये राहुल नहीं बोलता है, ये सोनिया चाहती हैं कि वो बोले। हाँ, तो इसलिए कि इस पूरे जो पूरा ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम की जो मुखिया है वो वही है। वही जैसा चाहती हैं, वही वैसा ही राहुल करता है, वैसा ही कांग्रेस के लोग करते हैं, वैसा ही वो बाकी लोग बोलते हैं। तो वो अभी स्वास्थ्य कारणों से भले इनएक्टिव हो, लेकिन दिमाग अभी भी उन्हीं का चलता है, वही चलाती है। पहले भी है, चाहे वो वाजपेयी की सरकार गिराने का मसला हो, चाहे जो यूपीए की सरकार बनी थी तब का मसला हो, सब में उन्हीं की भूमिका थी। तो ये मेरा अपना मानना है कि ये सोनिया गांधी ही उनको प्रॉम्प्ट करती हैं एक तरह से, कि तुम ये बोलो, इस तरह का होना चाहिए। अब जो परिवार का मामला है कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार का, सबको मालूम है इलाहाबाद से संबंध थे। दोनों एक दूसरे के कार्यक्रमों में, शादी ब्याह सब में एक भाग सहभागिता होती थी। हम उम्र अमिताभ बच्चन और मतलब बच्चन दोनों भाई, और राहुल और ये दोनों हम उम्र थे, तो उसने नाते मित्रता भी थी। उसी मित्रता के कारण इलाहाबाद से चुनाव भी लड़ा था अमिताभ बच्चन ने। लेकिन बाद में वो जब बोफोर्स का मामला आया, तब वो अमिताभ बच्चन इस मामले में थोड़ा सा अपने बैकआउट आप को कर अलग, गए थे। हाँ, अलग कर लिया था कि मुझे राजनीति की गंदगी पसंद नहीं है। तो ये दूसरा मसला हो गया। तीसरा मसला हो गया। चौथा ये है कि अगर आप राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति में राहुल गांधी या ये पूरा का पूरा परिवार अब अपने आप को इतना मजबूत या इतना वो मानता है कि ये किसी को कुछ सुनने के लिए नहीं तैयार है, किसी को किसी की इज्जत नहीं करेंगे। बड़े नेताओं की आप देखिए ना, एक के बाद एक जो कांग्रेस के नेता थे, वो तो फिर भी पॉलिटिकल लोग नहीं थे। कांग्रेस के नेता आप देखिए, छोड़ के जिस तरह से जा रहे हैं, और इनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। आप सोचिए कि हाँ, राहुल गांधी हाँ। को उनकी, तो उनको उनको ये तय है, ये पार्टी बचे न बचे, नेता इसके साथ रहे न रहे,
जो एजेंडा चला रही है कांग्रेस, या मैं ये कहूंगा कि गांधी परिवार जो एजेंडा चला रहा है, वो एजेंडा कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो वो वो क्लियर है उनका, उस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। जी। वेरी बैड, वेरी बैड। मतलब देश मोदी को हेट करते करते मोदी को हटाने के लिए जो है देश खत्म हो जाए तो हो जाए, इनका एजेंडा नहीं खत्म होना चाहिए। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। सर मैं थोड़ा सा अलग जाऊंगी, जरा सा प्रियंका गांधी पे आने से पहले। अखिलेश यादव के साथ में जो इनकी एक जोड़ी बनी थी यूपी में, दो लड़कों की जोड़ी जोड़ी हालांकि दोनों अब बुढ़ापे के कगार पे एकदम खड़े हुए हैं बाउंड्री पे। अखिलेश यादव भी इस समय महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अपना लिए बहुत तड़फड़ा रहे हैं, बहुत फड़फड़ा रहे हैं वहां पे। उनका वहां पे जाना और वहां पे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखना, इसको आप कैसे देखते हैं इन कंपैरिजन टू राहुल गांधी? दोनों में से स्ट्रांग कौन है इस समय महाराष्ट्र? देखिए, अगर आप न्यूमेरिकली देखिएगा तो नंबर के हिसाब से तो कांग्रेस निश्चित तौर पर मजबूत है। लेकिन जो बात अखिलेश कह रहे हैं, वो अखिलेश सिर्फ उन जगहों पर या उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है। उनके दो विधायक, अबू आजमी और एक और का नाम मुझे ध्यान नहीं है, दो लोग विधानसभा में हैं। लेकिन ये सारा का सारा जो इनका पॉलिटिक्स है, वो मुस्लिम वोट को अपीज करने की है। अब इसमें न केवल राहुल गांधी का भी की पार्टी की योजना है मुसलमानों को एकजुट कर, एक को अपनी तरफ करने की, इनकी भी योजना है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश के दो लड़कों को रेप्लिकेट करने की बात महाराष्ट्र में करेंगे, या ये उस योजना पर काम कर रहे हैं, तो इस योजना में बहुत सारी दिक्कतें हैं। उत्तर प्रदेश, अगर कोई ये मतलब मैं अभी भी आज के दिन भी इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि ये उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, उसके पीछे कहीं से भी इस जोड़ी का रोल था। वो उन हम्म, परिस्थितियों में दो तीन बातें हुई थी। मैं तीन मोटा मोटी मेंशन करके फिर महाराष्ट्र पर जल्द आ जाऊंगा। वो तीन कारण जी। थे। पहला, भारतीय जनता पार्टी संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदल देगी, कोट अनकोट बाबा साहब का संविधान बदल हम्म, देगी। एक, भारतीय जनता पार्टी 340 सीट का जीत कराएगी तो संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन खत्म कर देगी, और हम आएंगे तो 1 लाख रुपए सालाना, 5,500 रुपए पर महीना देंगे महिलाओं को। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिसने दलितों को भाजपा से दूर कर दिया, और उस नैरेटिव को भाजपा काट नहीं पाई, शायद चुनाव के आखिरी समय पर शुरू किए थे, लेकिन वो तब तक देर हो चुकी थी और ये मामला नीचे तक चला गया था। तो दलितों का वोट इनसे दूर गया, एमबीसी का वोट रिजर्वेशन के नाम पर वोट गया। और तीसरा, महिलाएं एकजुट हो गई, हम्म, विशेष रूप से जो हर वर्ग की महिलाएं, कि महिलाओं हम्म, को 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ये कारण था, उसमें जोड़ी का उससे कोई लेना देना नहीं। तो और ये अब लोगों को महसूस होने लगा है कि ये पूरा का पूरा फेक नैरेटिव था, और इसीलिए इसका प्रभाव हरियाणा में नहीं दिखा। अब महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में जो 13 सीटें आई हैं लोकसभा की, कांग्रेस को, उसमें मुस्लिम पोलराइजेशन बड़ा फैक्टर था। जिन जिन लोकसभा सीटों पर, वो देवेंद्र फडणवीस जी ने बात कही है, जिन जिन जगहों पर मुस्लिम वो हैं, वो मुसलमानों ने 90%, 90% 98% तक वोट उन लोगों को किया जो बीजेपी को हरा पाने, मैं किसी हम्म, उस पे नहीं जा रहा हूँ, किसी अलायंस की हम्म, बात ही नहीं कर रहा हूँ, उन हम्म, सीट उन लोगों को जो बीजेपी को हरा पाने की स्थिति में और शिवसेना को हरा पाने की स्थिति में हो, तो उन्होंने उस तरह से वोट किया और वो जीत पाए। इसमें एक महाराष्ट्र में एक जो गड़बड़ी हुई थी, वो कि पूरे 6 7 8 महीने पहले से मराठा रिजर्वेशन के नाम पर एक बड़ा वर्ग जो है, उसको शरद पवार के कहने पर, वो मनोज जरांगे पाटिल करके एक नेता है जो भूख हड़ताल करता है, मराठा आंदोलन लीड करता है, वो बेसिकली जो है वो शरद पवार का आदमी है। तो शरद पवार ने उसको पीछे से इंस्टिगेट कर रखा था कि रिजर्वेशन के कारण, तो ये रिजर्वेशन के कारण ये बड़ा कंफ्यूजन हुआ। बावजूद इसके कि एक नाथ शिंदे जो अलायंस के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद मराठा है, लेकिन वो इमोशनल मामला था रिजर्वेशन वाला, इसलिए वो अ, चला।
तो दलित वाला मामला रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और ये इसका प्रभाव दोनों बड़े प्रदेशों में है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, एक जहां 48 सीट है, एक जहां 80 सीट है, इन जगहों पर प्रभाव हुआ। अब उसको आज के हिसाब से, मतलब अब जब चुनाव वहां पर असेंबली के हो रहे हैं, उसके दृष्टि से देखें, तो पहला तो ये कि मुस्लिम वोट कहीं नहीं जा रहा है, वो कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इसकी तरफ जाएगा। वो वैसा का वैसा ही 95 से 98% तक वहां चलने वाला है। बीजेपी वाले अलायंस को मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन दलितों का कितना वोट 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टि से काम करेगा, मराठों का कितना वोट यहाँ इनके हिसाब से काम करेगा, वो महत्वपूर्ण है। और मेरा अपना आकलन है कि वो उस तरह से नहीं वोट करेगा। पूरा बहुत सारा बड़ा वर्ग जो है, एक बार वो फिर वापस अपने पुराने जहां वो वोट करता था वहां लौट के आएगा, या उन पर काम ये लोगों ने किया और समझाने की कोशिश की कि जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था, संविधान बदला जाता है, संविधान कई कई बार दलितों को या ओएमबीसी को या और लोगों को सुविधाएं बेहतर मुहैया कराने के लिए संविधान बदला जाता है। तो संविधान बदला जाना, और वो बाबा साहब का ही संविधान बदला गया है 100 से ऊपर पहले भी, ये बात कही जा रही है और ये दलितों को समझ में आ रही है। एमबीसी को लेकर के भी बात हो रही है। और जहां तक मराठों की है, मराठों को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सारे काम किए हैं, उनके जो इश्यूज हैं उनको लेकर के काम किया। अब चूंकि हम एक एक चीज यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सिंचाई सिंचाई और जो खेती से संबंधित बहुत सारे मसले हैं, उन मसलों पर सरकार ने काम किया है। तो जो ये दो लड़कों की जोड़ी है, एक तो वो यहाँ पर मिसफिट है, दूसरा ये कि अब वो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव उपचुनाव हुए हैं, वहीं पर समझौता नहीं कर पाए हैं। ये चुनाव घोषित हाँ। होने से पहले 6 सीटों पर अखिलेश ने नामांकन घोषित कर दिए थे, और कांग्रेस भी कह रही है कि हम मिनिमम इतनी सीटों पर चले लड़ेंगे चुनाव। तो जब दोनों लोगों ने उन उन सीटों पर अपने नॉमिनी डिक्लेयर करने की बात कह दी है, तो इसका मतलब यह है कि आपस में सहमति नहीं है। तो करेक्ट। ये होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन इनका भी उतना ही वो है, इतना उतना ही मजबूत है। वो फिर सामने आएगा, और अक्सर सामने आएगा। तो महाराष्ट्र में सब मुस्लिम वोट के लिए भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी सीटें 2 को 5 करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कोशिश करेगी कि दो जो विधानसभा में जो उनकी चुनाव पिछले में मिली थी, उससे वो बेहतर कर लें। लेकिन जो दूसरा वाला धड़ा है, वो कहीं से भी इस स्थिति में नहीं है कि वो अभी भी इमर्ज। मैं आज के दिन ये नहीं कह पाऊंगा कि कौन सा अलायंस जीत पाने की स्थिति में है, कौन सा अलायंस कह पाने की हारने वाली स्थिति में है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने असेंबली सेगमेंट्स में कांग्रेस वाला अलायंस जीता है, उतने असेंबली सेगमेंट वो जीत करके इस विधानसभा में नहीं आ रहा है, उससे काफी कम होने जा रहा है। ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। जी नंदिता जी। आपने पूरे एकदम डीपली स्टडी करके और आपका जो आया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर मैं अब आऊंगी वायनाड की तरफ में। प्रियंका गांधी ने उनकी जो इच्छा थी वो अपने हस्बैंड के थ्रू भी कई बार सामने लेकर के वो आई हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं। उन्होंने अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा कैंपेनिंग कर ली, आज वो निकली हैं अपने लिए कैंपेनिंग करने के लिए वायनाड में। वायनाड की जो जनता है, क्या उसके दिमाग में कभी ये बात नहीं आएगी कि भाई जो है राहुल गांधी जब वहां पे एमपी थे अपना, वहां पे जब सांसद थे वहां के, तो उनकी विजिट कितनी हुआ करती थी, और जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई जब लैंडस्लाइड हुआ था वहां पे और राहुल गांधी वॉज नो वेयर टू बी सीन, तो क्या ये सारी बातें उनके दिमाग में नहीं होंगी जब वो प्रियंका गांधी अपना कैंपेनिंग करेंगी और जब लोगों से कहेंगी कि मैं आऊंगी, मेरे को आप वोट दीजिए? क्या वो विश्वास कर पाएगी वायनाड की जनता प्रियंका गांधी के ऊपर? देखिए नंदिता जी, मुझे लगता है ना कि इसको हमको जनता के मूड से ज्यादा इस दृष्टि से हम्म। देखना चाहिए कि वहाँ का जो इक्वेशन है, सोशल इक्वेशन क्या है। वो हम्म। मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी व्यक्ति को आप चुनाव में खड़ा कीजिएगा। अब जिस तरह की मेरे पास जानकारी है कि लेफ्ट ने मतलब एनी राजा चुनाव लड़ी थी, शायद वो ये चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो प्रियंका गांधी के खिलाफ सिर्फ बीजेपी ने आज एक अपना नाम कोई डॉक्टर जो कोई अपनी कैंडिडेट को उतारा है। कैंडिडेट को उतारा है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कोई है। तो उस परिस्थिति में वहां पर और भी स्थिति ऐसी हो जाती है जहां पर चुनाव इसलिए नहीं होगा कि कोई कौन आदमी कॉन्स्टिट्युएंसी को सर्व करेगा, कौन आदमी जनता के इंटरेस्ट की बात करेगा, कौन आदमी डेवलपमेंट की बात करेगा। अगर डेवलपमेंट की बात होती, जनता के कल्याण की बात होती, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति नहीं होनी चाहिए थी जो हुई, अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया होता तो। मतलब सारे उसके बावजूद नहीं हुआ, बीजेपी हारी। करेक्ट। मान 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 लीजिए कि दलितों के खिलाफ एक दलितों के मन में एक वहम बैठाया गया कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा। तो वहां पर तो उत्तर प्रदेश में तो लगभग 19% के आसपास मुस्लिम है, और लगभग 30 से 35% सुविधाएं जो सरकार की योजनाओं का लाभ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपने भाषणों में लाभार्थी 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 किया करते थे। तो 100% लाभार्थी में से 30 से 35% लाभार्थी तो मुस्लिम थे, और उस 35% में से जीरो जीरो वोट मिला है राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को। को। जी। तो आप उसी को यहाँ के हिसाब से देखिए, आप जो भी डेवलपमेंट कर दीजिए। मैं इसका आपको एक उदाहरण दे दूं। आप चुनाव के समय अगर बहुत सारे वीडियोस देखिए या सोशल मीडिया पर, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग इंटरव्यू करते थे, और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को। आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, या जो जिसको बिहार का सीमांचल बोला जाता है, और वो जिसमें किशनगंज और ये सारा पूर्णिया खगड़िया ये सारे जिले आते हैं, मतलब जो नेपाल से लगा, बांग्लादेश और नेपाल मतलब वो वाला इलाका है। वहां पर उनसे प्रश्न पूछा जाता था कि आपको राशन मिलता है? मिलता है। आपको घर मिला? मिला। आपको आपके घर तक रोड पहुंची, ग्रामीण रोड पहुंची? वोट किसको दीजिएगा? तो वोट मोदी को नहीं देंगे। तो उसमें उसमें कारण क्या था? तो कुछ लोग जो वो थे, वो ये कह देते थे कि ये तो हर सरकार का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। हाँ। हैं? ये देना उनकी जिम्मेदारी है, मतलब हर घर देना और सड़क देना। 70 साल तक अभी तक उस जिम्मेदारी का किसी ने पालन नहीं किया। खैर, और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि कोई कुछ कर ले हमारे लिए, लेकिन हम वोट बीजेपी को नहीं करेंगे। दो तरह के ओपिनियन। खैर, तो अगर डेवलपमेंट, अब मैं वही आ रहा हूँ कि अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया होता तो यहाँ पर ना बिहार में नुकसान होता, ना उत्तर प्रदेश में नुकसान होता, लेकिन हुआ नुकसान। और ना महाराष्ट्र में नुकसान होता, कर्नाटक में भी नहीं होना चाहिए था। कर्नाटक में भी सरकार ने बहुत डेवलपमेंट का काम किया था, लेकिन इन सब जगहों पर नुकसान हुआ है। तो वैसा ही माहौल जब पूरे उस प्रदेश में ही 25% के आसपास मुस्लिम आबादी है, और वो सीट ही पूरी की पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड है। मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 60% से ऊपर ही मुस्लिम पॉपुलेशन है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो उस परिस्थिति में वोट डेवलपमेंट के नाम पर नहीं होगा। वोट प्रधानमंत्री कितना एम्पैथेटिक हैं हर व्यक्ति के लिए, इस देश की जनता के लिए, उस पर वोट नहीं होगा। वोट होगा कि बीजेपी को हराना है। तो इसीलिए मैं कल भी मैंने एक लिखा था लेख, तो उसमें यही बोला था कि वो सीट अपनी जीत रही हैं। मतलब वो थोड़ा लेख मत कहिए, वो मैं बोल ही देता हूँ। वो बेसिकली एक गॉसिप जैसा मैं लिखता हूँ कभी कभी, बहुत छोटा सा 100 शब्द का। उस गॉसिप पे मैंने लिखा था कि प्रियंका गांधी की जीत जो है, वो महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव के नतीजे हैं उसकी ढोल में दब के रह जाएगी दोनों परिस्थिति में। अगर महाराष्ट्र में एपी का अलायंस जीतता है तब भी, और एक एक वाली स्थिति होती है तब भी,
दोनों जीतें कांग्रेस की होती हैं तब भी, दोनों बीजेपी की होती हैं तब भी। उसका कारण यह है कि अगर दोनों जीत लेती है कांग्रेस, तो आप सोचिए कितना उत्साहित होगी। तो वो प्रियंका की कोई बात करेगा नहीं। और अगर दोनों हार जाती है तब भी इनकी बात, तब प्रियंका की बात कौन करेगा? और एक एक होगा तब भी लगेगा कि चलो एक तो जीत लिए, एक तो जीत लिए। तो बड़ा राज्य के चक्कर में, तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र और हरियाणा, झारखंड के चुनाव में प्रियंका गांधी की अवश्यंभावी जीत दब जाएगी। मतलब जीत का भी आनंद कांग्रेस जो है वो अपने दल की एक महिला नेत्री को नहीं लेने देना चाह रही। मोटा मोटी जो इसका लब्बो लुबाब था वो यही था। मतलब ये है कि उनकी जो एक बहुत क्या दमित दमित बोलते हैं ना, दमित इच्छा उनकी है हाँ, कि मैं किसी तरीके से पार्लियामेंट पहुंच जाऊं। तो पार्लियामेंट पहुंचने के लिए भले ही जो है कांग्रेस पूरी या तो लुटिया उसको डूबेगी या फिर उभरेगी, और वो कहीं भी नहीं रहेंगी, इनका कहीं पर भी जश्न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बस। लेकिन उनकी जो इच्छा है, उनके हस्बैंड की इच्छा है कि अभी लोकसभा में हमको जाना है, तो वहां पे वो पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो जी, थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब अखिलेश यादव को तो बीच में मुझे लाना नहीं था, मगर फिर भी मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, क्योंकि अ, दो लड़कों की जो साइकिल चली है वहां से, और जो हाथ में आगे पंजा लेकर के चले, वो महाराष्ट्र में आकर भी जो रुका है वहां पे हुआ क्या, उसके लिए भी मैंने आपसे बात किया। और थैंक यू सो मच सर। और देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। जैसे आपने बताया है, अब तो मैं वेट करूंगी कि 20 नवंबर, उसके बाद में 23 नवंबर का, और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर मेरे साथ में आइएगा। 23 नवंबर को जब रिजल्ट आउट हो जाता है, उसके बाद हम फिर बात करेंगे, और प्रियंका गांधी को भी हम फिर डिस्कस करेंगे। जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय